बहुत समय पहले की बात है। उस राज्य में जहां सूरज की पहली किरण राजा के महल की मीनारों पर पड़ती थी और हर शाम दरबारियों की चतुराई की कहानियां चाय की प्यालियों में घुली होती थीं, वही एक अजीब दिन आया। उस दिन न राजा ने कोई युद्ध छेड़ा, न कोई नया कर लगाया, बल्कि उसने न्यायालय का संचालन मुल्ला नसीरुद्दीन को सौंप दिया। और कारण? राजा हंसते हुए बोला, आज दरबारियों को दिखाना है कि न्याय केवल कानून से नहीं, समझ और व्यंग्य से भी होता है। सुबह दरबार में सब हैरान थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर पर जज की पगड़ी बांधी, अपने गधे को दरबार के एक कोने में बांध दिया और स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। एक लकड़ी की बड़ी छड़ी हाथ में लेकर बोले, आज मैं हूं न्यायाधीश नसीरुद्दीन, और मेरे फैसलों से अगर किसी का पेट दुखे तो माफ करना, हंसी जरूरी है। राजा मुस्कुराया, दरबारी घबराए और जनता तालियां बजाने लगी। पहला मामला, खोई हुई बकरी। एक बूढ़ा किसान लाठी के सहारे अदालत में लाया गया। वह बोला, हुजूर, मेरी बकरी पड़ोसी की छत पर जा पहुंची और अब वो कहता है बकरी अब उसकी हो गई, क्योंकि जो ऊपर है वो अल्लाह की मर्जी से है। मुल्ला ने पड़ोसी से पूछा, तुमने ऐसा कहा? पड़ोसी मुस्कुराया, हाँ जनाब, ऊपर जो आता है वही अल्लाह की मर्जी। मुल्ला ने मुस्कुराकर छड़ी उठाई, तो आओ मैं तुम्हें छत पर फेंक दूं, ताकि तुम भी अल्लाह की मर्जी बन जाओ और छत मेरे नाम। पूरे दरबार में ठहाके गूंजे। पड़ोसी घबरा गया और तुरंत बोला, नहीं नहीं, बकरी उसकी ही है। मुल्ला बोले, तो फिर न्याय हुआ, बकरी उसी की रहेगी जिसकी वो थी। दूसरा मामला, चोर की चतुराई। एक आदमी आया जिसने शिकायत की, मुल्ला साहब, रात मेरे घर में चोर घुसा, लेकिन वो सिर्फ मेरी छत पर बैठा रहा। अब कहता है कि उसने चोरी नहीं की। चोर मुस्कुराकर बोला, मैंने कुछ नहीं छुआ, मैं तो बस हवा खाने गया था। मुल्ला सोच में पड़े। फिर बोले, अरे वाह, तो छत पर बैठना अपराध नहीं, सही कहा। लेकिन फिर उन्होंने एक आदेश दिया, तुम इस आदमी के घर की छत पर 3 दिन बैठो और हवा खाते रहो, मगर हर दिन इसे सोने का एक सिक्का दो, क्योंकि छत का किराया लगता है। चोर भौंचक्का रह गया। मुल्ला बोले, हवा मुफ्त हो सकती है, लेकिन दूसरे के घर से लेना हो तो उसका किराया जरूरी है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। तीसरा मामला, बुद्धिमान पत्नी या चालाक पति। एक महिला आई और बोली, मेरे पति ने कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मुझे बिना कुछ कहे समझाओ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खाना परोसा और घर संवारा। अब ये कहता है कि मैं भावहीन हूं। पति बोला, मुल्ला साहब, मैं बस भावनाएं चाहता था। मुल्ला गंभीर होकर बोले, अगर प्रेम को शब्दों में ढालना जरूरी होता तो मां अपने बच्चों को हर दिन भाषण देती। फिर मुस्कराकर बोले, और अगर खाने में नमक हो, घर में शांति हो और बिस्तर सजा हो तो समझ लो प्रेम वही है। महिला मुस्कराई, पति चुप। दरबार में तालियां बज उठीं। चौथा मामला, गधा कौन। अब मामला आया, दो दरबारी लड़ रहे थे। एक ने दूसरे से कहा था, तू गधा है। अब अपमानित दरबारी शिकायत लेकर आया। मुल्ला ने दोनों को देखा, फिर खुद के गधे की तरफ इशारा कर बोले, 1 मिनट रुको, पहले मेरे गधे से पूछते हैं क्या उसे ये बुरा लगा कि उसका नाम इस दरबारी के साथ लिया गया। सब हंसने लगे। मुल्ला फिर बोले,
अगर गधा कुछ बोले तो बता देना, वरना समझ लो असली गधा वो है जो इंसान होकर दूसरों को गधा कहता है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट। मुल्ला का न्याय अलग था। वो तर्क नहीं, तथ्य और व्यंग्य से बात करता। वो सवाल नहीं पूछता, दर्पण दिखाता। हर केस के साथ लोग हंसते भी और सोचते भी। राजा भी मन ही मन प्रभावित हो रहा था। कुछ दरबारी चिढ़कर खुद शिकायत लेकर आए। हुजूर, हम पर व्यंग्य कर मुल्ला हमारी इज्जत का मजाक उड़ाता है। ये न्याय नहीं, तमाशा है। राजा मुस्कराया और बोला, मुल्ला, इसका भी फैसला करो। मुल्ला सिंहासन से उतरा, जमीन पर बैठ गया और बोला, मुझे न्याय करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे सामने आरोप है। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर भीड़ किसी को आईना दिखाए और वो अपना चेहरा देखकर नाराज हो जाए, तो गलती आईने की है या चेहरे की? दरबार शांत। राजा बोला, कहानी खत्म, न्याय पूरा। राजा ने मुल्ला को बुलाया और बोला, मुल्ला, तुमने आज बता दिया कि हंसी भी न्याय का एक रूप हो सकती है जो दिलों को जीत ले। मुल्ला मुस्कराए। जहां डर से न्याय मिले वहां लोग जुबान नहीं खोलते, मगर जहां हंसी से न्याय हो वहां लोग सीखते हैं। राजा ने आदेश दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन को राज्य का लोकहास्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। हफ्ते में एक दिन दरबार में निर्णय दिया करेंगे, हंसी के साथ। शाम को मुल्ला अपने नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। गधा उनके पास लेटा हुआ। मुल्ला उसे देखकर बोले, आज लोग सोचते हैं मैं जज था, मगर असल में मैं तो बस सवाल पूछता था और जवाब उन्हें खुद मिलते गए। गधा आंखें झपकाता रहा। मुल्ला बोले, गधे मियां, आज दरबार में जितना हंसी थी उतनी शायद किसी अदालत में कभी नहीं होती। सीख, न्याय का असली रूप केवल नियम नहीं, भावना और बुद्धिमत्ता से आता है। जहां हंसी से समझ आए वहां कानून की तलवार नहीं उठानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सच वही होता है जो हर मजाक के पीछे छुपा होता है। कहानी 2। बुखारा शहर की जिंदगी अपनी ही एक धीमी और निश्चित लय में चलती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे थे और उनके मसले भी। लेकिन जहाँ इंसान होते हैं वहाँ लालच और मक्कारी भी किसी न किसी कोने में अपनी जगह बना ही लेती है। शहर के बाहरी छोर पर एक गरीब और ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम था हसन। हसन के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उसे अपने पुरखों से विरासत में मिला था। इस जमीन पर खेती बाड़ी करके वह जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करता था। हसन की जमीन की सबसे बड़ी दौलत था उस पर लगा एक विशाल और पुराना अखरोट का पेड़। यह पेड़ इतना पुराना था कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि उन्होंने होश संभालने के बाद से उसे वैसा ही विशाल देखा है। इसके अखरोट इतने मीठे और लजीज थे कि दूर दूर के व्यापारी सिर्फ इसी पेड़ के अखरोट खरीदने आते थे। यह पेड़ हसन के लिए सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं, बल्कि उसके परिवार की शान और पहचान था। हसन की जमीन के ठीक बगल में शहर के सबसे अमीर और लालची सौदागर कासिम की आलीशान जागीर थी। कासिम की नजर बहुत दिनों से हसन के उस अखरोट के पेड़ पर थी। उसे वह पेड़ अपनी जागीर में शामिल करना था, लेकिन हसन किसी भी कीमत पर उसे बेचने को तैयार नहीं था। कासिम जानता था कि हसन सीधा सादा है, उसे चालाकी से ही फंसाया जा सकता है। एक शाम कासिम रेशमी कपड़े पहने, चेहरे पर शहद जैसी मीठी मुस्कान लिए हसन की झोपड़ी पर पहुंचा। हसन ने हैरान होकर उसका स्वागत किया। हसन भाई, कासिम ने बड़ी हमदर्दी से कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत मेहनत करते हो, फिर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है।
मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत दर्द है। हसन चुपचाप सुनता रहा। वह कासिम की फितरत से वाकिफ था। कासिम ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो, यह अखरोट का पेड़ तुम्हारी जमीन पर है। मैं तुम्हें एक शानदार प्रस्ताव देता हूँ। वह रुका, नाटकीय अंदाज में हसन की आंखों में झांका। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त चांदी के 10 सिक्के दूंगा। बस एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? हसन ने सतर्क होकर पूछा। कासिम ने अपनी चालाकी का पासा फेंका। शर्त बहुत सीधी है। आज से इस पेड़ पर जमीन के ऊपर जो कुछ भी है वह मेरा होगा, और जमीन के नीचे जो कुछ भी है वह तुम्हारा। हसन सोच में पड़ गया। जमीन के नीचे? जमीन के नीचे तो सिर्फ जड़ें होती हैं। और जड़ों का वह क्या करेगा, जबकि जमीन के ऊपर फल, पत्ते, टहनियां सब कुछ हैं। उसे लगा कि कासिम उसे 10 चांदी के सिक्के लगभग मुफ्त में दे रहा है, शायद अखरोट के फल के बदले। उसे पैसों की सख्त जरूरत भी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हामी भर दी। कासिम ने फौरन अपने साथ लाए 2 आदमियों को गवाह बनाया और हसन को 10 सिक्के थमा दिए। एक मौखिक समझौता हो गया। जमीन के ऊपर सब कुछ कासिम का, जमीन के नीचे सब कुछ हसन का। कासिम मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कुछ महीने बीत गए। सर्दियां आने वाली थीं। एक दिन हसन की पत्नी ने कहा, घर में जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई है। बाजार से लाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। हसन की नजर पेड़ की कुछ सूखी और बेजान निचली टहनियों पर पड़ी। उसने सोचा, ये तो सूखी टहनियां हैं, इनसे पेड़ को कोई नुकसान नहीं। फल तो कासिम के हैं, लेकिन सूखी लकड़ी पर तो मेरा हक होना चाहिए। यह सोचकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और कुछ सूखी टहनियां काटने लगा। वह अभी 2-4 टहनियां काट ही पाया था कि कासिम अपने आदमियों के साथ वहां धमका। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। यह क्या कर रहे हो हसन? वह चीखा। तुम चोर हो। तुम मेरी संपत्ति चुरा रहे हो। हसन घबरा गया। नहीं, नहीं मालिक, मैं तो बस सूखी लकड़ियां ले रहा था। समझौता तो फलों का था। कासिम जोर से हंसा। अरे भोले किसान, समझौता फलों का नहीं, जमीन के ऊपर की हर चीज का था। ये टहनियां जमीन के ऊपर हैं या नहीं? बोलो। तुमने मेरा समझौता तोड़ा है। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगले ही दिन कासिम ने हसन को शहर के काजी के सामने पेश कर दिया। काजी साहब अपने नियमों और कानूनों के बड़े पक्के थे। दरबार लगा। कासिम ने अपनी बात रखी। हुजूर आला, इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है। हमारा साफ समझौता हुआ था कि पेड़ पर जमीन के ऊपर की हर चीज मेरी होगी। इसके बावजूद इसने मेरी टहनियां काटी। यह चोरी है। मेरे गवाह यहां मौजूद हैं। कासिम के गवाहों ने भी यही बात दोहराई। काजी ने हसन से पूछा, क्या यह सच है हसन? हसन ने कांपती आवाज में कहा, जी काजी साहब, समझौता तो यही था, पर मेरा मतलब फलों से था। मुझे आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। काजी ने अपना सिर हिलाया। हसन, कानून मतलब या इरादों पर नहीं, शब्दों पर चलता है। समझौते के शब्द साफ हैं। जमीन के ऊपर की हर चीज का मतलब हर चीज होता है, चाहे वो फल हो या टहनियां। तुमने कासिम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें जुर्मान भरना होगा। काजी ने हसन पर 50 चांदी के सिक्कों का भारी जुर्माना लगा दिया। यह सुनकर हसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, वह 50 सिक्के कहां से लाता? वह काजी के पैरों में गिरकर रोने गिड़गिड़ाने लगा,
लेकिन काजी ने अपना फैसला सुना दिया था। हताश और टूटा हुआ हसन दरबार से बाहर निकला और बाजार के एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। ठीक उसी समय मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने हसन को इस हाल में देखा तो रुक गए। क्या बात है हसन? आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला जो तुम ऐसे जार जार रो रहे हो? हसन ने रोते हुए मुल्ला को अपनी पूरी दुख भरी कहानी। मुल्ला ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। जब हसन ने अपनी बात खत्म की तो मुल्ला की आंखों में एक शरारत भरी चमक तैर गई। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, हम तो कासिम ने जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे का खेल खेला है। अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा मुल्ला जी, हसन ने कहा। मुल्ला गधे से उतरे और हसन के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो हसन, हर ताले की एक चाबी होती है। तुम कल काजी के पास जाओ और कहना कि तुम इस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हो और तुम्हारा वकील मुल्ला नसीरुद्दीन होगा। यह सुनकर हसन को थोड़ी उम्मीद बंधी। वह मुल्ला की चतुराई के किस्से सुन चुका था। अगले दिन काजी का दरबार फिर से लगा। पूरा शहर यह तमाशा देखने के लिए उमड़ पड़ा था कि मुल्ला नसीरुद्दीन कैसे वकालत करते हैं। कासिम अपनी जीत के नशे में चूर स्मगली मुस्कुरा रहा था। काजी साहब भी हैरान थे। मुल्ला, यह क्या नया स्वांग है? काजी ने पूछा। तुम कब से वकील बन गए? मुल्ला ने अदब से झुककर कहा, काजी साहब, इंसाफ को किसी खास पोशाक की जरूरत नहीं होती, उसे बस एक साफ दिमाग चाहिए। मैं यहाँ इस गरीब आदमी के लिए इंसाफ मांगने आया हूँ। काजी ने अनिच्छा से कार्यवाही शुरू करने की इजाजत दी। कासिम ने फिर से अपनी बात दोहराई, हुजूर, समझौता शीशे की तरह साफ है। जमीन के ऊपर सब कुछ मेरा। बात खत्म। सबकी नजरें मुल्ला पर थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक नजर हसन पर डाली जो डर से कांप रहा था, फिर कासिम पर जो विजय भाव से मुस्कुरा रहा था। मुल्ला ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, काजी साहब, मैं मोहतरम सौदागर कासिम साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। समझौता बिल्कुल साफ है और मेरे मुवक्किल हसन को जमीन के ऊपर की किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हसन ने मुल्ला को ऐसे देखा जैसे उसे धोखा मिल गया हो। कासिम की छाती गर्व से फूल गई। काजी ने सोचा, चलो मामला आसानी से निपट गया। लेकिन मुल्ला अभी खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन काजी साहब, समझौता एक दोतरफा रास्ता होता है। यह जितना मेरे मुवक्किल पर लागू होता है उतना ही कासिम साहब पर भी। उन्होंने कासिम की ओर मुड़कर पूछा, मोहतरम कासिम साहब, आप यह तो मानते हैं न कि समझौते के मुताबिक जमीन के नीचे की हर चीज मेरे मुवक्किल हसन की है? कासिम ने लापरवाही से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। वो बेकार की जड़ें सब उसी की हैं। वह उनका अचार डाले या मुरब्बा बनाए, मुझे क्या। मुल्ला के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। यही वह पल था जिसका उन्हें इंतजार था। वह वापस काजी की ओर घूमे। बहुत खूब। तो फिर मामला और भी साफ हो गया हुजूर। चूंकि जमीन के नीचे की सारी जड़ें मेरे मुवक्किल हसन की संपत्ति हैं, तो उसने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। काजी ने उलझन में पूछा, कैसा इस्तेमाल? मुल्ला ने अपनी आवाज बुलंद की और पूरे दरबार में घोषणा की, मेरे मुवक्किल हसन ने फैसला किया है कि वह कल सुबह से अपनी सारी जड़ें खोदकर निकालेगा। वह फावड़े और कुल्हाड़ियां लाएगा और अपनी जमीन में से अपनी एक एक जड़ को खोदकर बाहर निकाल लेगा। एक पल के लिए पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
मुल्ला ने कासिम की ओर झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, बेशक यह मोहतरम कासिम साहब के लिए थोड़ी दुख की बात है, क्योंकि जब मेरा मुवक्किल अपनी जड़ें खोद लेगा तो वह शानदार पेड़ जो जमीन के ऊपर है वह सूखकर गिर जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं काजी साहब? समझौता तो समझौता है। हसन तो बस अपनी चीज ले रहा है, यानी जमीन के नीचे की हर चीज। कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी विजी मुस्कान ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। उसकी आंखों में अब खौफ था। वह चीख पड़ा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह यह धोखा है। मुल्ला ने अपनी एक भौं उठाई। धोखा? जनाब, मैं तो बस आपके ही समझौते के शब्दों का पालन कर रहा हूं। आपको मिला जमीन के ऊपर का हिस्सा, इसे मिला जमीन के नीचे का। यह बस अपनी चीज ले रहा है। या अब आप यह कहना चाहते हैं कि जमीन के नीचे की जड़ें किसी तरह जमीन के ऊपर के पेड़ से जुड़ी हुई हैं? क्या वे एक दूसरे पर निर्भर हैं? काजी, जो मूर्ख नहीं थे, तुरंत मुल्ला की दलील की प्रतिभा को समझ गए। वह अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक रहे थे। तर्क अकाट्य था। कासिम हकलाने लगा, पर अगर यह जड़ें खोद लेगा तो मेरा पेड़ मर जाएगा। मुल्ला ने काजी की ओर विजी नजरों से देखा। देखिए हुजूर, सौदागर साहब खुद मान रहे हैं कि उनकी संपत्ति पेड़ पूरी तरह से मेरे मुवक्किल की संपत्ति जड़ों पर निर्भर है। इसका मतलब तो यह हुआ कि कासिम साहब मेरे मुवक्किल की जड़ों का इस्तेमाल करके अपने पेड़ को जिंदा रखे हुए हैं। इस हिसाब से तो कासिम साहब को हसन को उसकी जड़ों का इस्तेमाल करने के लिए किराया देना चाहिए। अब तो पूरे दरबार में ठहाकों का शोर गूंज गया। लोग कासिम की हालत पर हंस रहे थे। पूरी तरह से पराजित और अपमानित कासिम घुटनों के बल गिर पड़ा। बस करो मुल्ला, बस करो। मैं मानता हूं अपनी गलती। पेड़ हसन का है। बस उसे जड़ें खोदने से रोक लो। काजी ने अपना गला साफ किया, चेहरे पर गंभीरता का मुखौटा लगाए रखा, हालांकि उनकी आंखें चमक रही थीं। दरबार अब मसले की जड़ तक पहुंच गया है। यह साफ है कि मूल समझौता सीधे सादे किसान हसन को धोखा देने के लिए बनाया गया था। यह अन्यायपूर्ण है। इसलिए अदालत इस समझौते को रद्द करती है। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अखरोट का पेड़ अपनी सबसे गहरी जड़ से लेकर सबसे ऊंची पत्ती तक हसन का है, और कानून का दुरुपयोग करने और एक ईमानदार आदमी को धोखा देने के जुर्म में कासिम, तुम अदालत में 100 चांदी के सिक्कों का जुर्माना भरोगे और 50 सिक्के हसन को उसके मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के तौर पर दोगे। कासिम ने बड़बड़ाते हुए जुर्माना भरा। हसन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुल्ला का हाथ पकड़कर कहा, मुल्ला जी, यह मुआवजा आपका है। आपने मेरी इज्जत और रोजी रोटी दोनों बचा ली। मुल्ला ने आंख मारी और पैसे लेने से इनकार कर दिया। मेरी फीस हसन, उन्होंने कहा, तुम्हारे पेड़ पर पकने वाले पहले अखरोट की एक टोकरी होगी। याद रखना, इंसाफ भी एक अच्छे अखरोट की तरह होता है। उसे बाहर से नहीं बल्कि खोलकर अंदर से देखना चाहिए, तभी सच्चाई का मीठा स्वाद मिलता है। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने वफादार गधे पर बैठे और घर की ओर चल दिए। उनके पीछे पूरा शहर उनकी बुद्धिमानी की चर्चा कर रहा था कि कैसे मुल्ला ने एक दिन के लिए वकील बनकर न सिर्फ एक मुकदमा जीता, बल्कि सबको यह भी सिखा दिया कि कानून के शब्दों और इंसाफ की आत्मा में बहुत बड़ा फर्क होता है। कहानी 3। यह कहानी है उस समय की जब मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। हर गली, हर नुक्कड़, हर चायखाने में मुल्ला के तर्कों और उल्टे सीधे जवाबों की चर्चा होती थी।
मगर जहां प्रशंसा होती है वहां जलन भी जन्म लेती है। शहर के बड़े लोग, काजी, अमीर व्यापारी, हुक्काम सभी मुल्ला से परेशान थे। ये आदमी हमें मूर्ख बना देता है। हर बार हमारा तर्क मात खा जाता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो सारा शहर इसे गुरु मान लेगा। और यहीं से शुरू हुई एक चाल, एक ऐसा जाल जिसमें मुल्ला को फंसाकर उसका मान तोड़ना था। शहर के मुख्य काजी ने मीटिंग बुलाई। वहां बड़े बड़े व्यापारियों और राजकीय अधिकारियों ने सुझाव दिया, अगर हम इसे अदालत में पागल साबित कर दें तो इसकी बातें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। फिर न ये हमारी आलोचना कर पाएगा न हमारी पोल खोलेगा। तो तय रहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को रुगाने दीवाना यानी आधिकारिक रूप से पागल घोषित किया जाएगा। सब तालियां बजाने लगे। एक दिन अचानक मुल्ला को एक नोटिस मिला। आप पर झूठी बातें फैलाने, धर्म और समाज के विरुद्ध बकवास करने और मानसिक अस्थिरता के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। मुल्ला मुस्कुराए। ओह, अब ये लोग सोचते हैं कि मुझे पागल कहकर चुप करवा देंगे। मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो वक्त से पहले अदालत पहुंच गए, एक बस्ता लेकर जिसमें कुछ किताबें, 2 मिट्टी के बर्तन और एक छोटा आईना था। जज, काजी, गवाह, भीड़ सब मौजूद थे। जज ने पूछा, मुल्ला, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम पागल हो, क्या कहना है? मुल्ला मुस्कराए। हुजूर, मैं तो खुद ही सोच रहा था कि अब वक्त आ गया है कि पागलपन का सर्टिफिकेट मिल जाए। भीड़ हंसी से लोटपोट। जज ने चेतावनी दी, संयम बरतो मुल्ला, यहां अदालत है, मजाक नहीं। मुल्ला बोले, हुजूर, अगर सच्चाई को आप मजाक समझें तो फिर मैं क्या करूं? पर हां, अगर पागलपन साबित करना है तो मेरा एक प्रस्ताव है। मैं 3 कार्य करूंगा। अगर आपको लगे कि ये सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता तो आप मुझे पागल घोषित कर दीजिए। जज ने अनुमति दे दी। मुल्ला ने मिट्टी का बर्तन निकाला और कोर्टरूम के बीच में बैठ गया। ए बर्तन, बताओ आज कौन झूठ बोलेगा? फिर खुद ही सिर हिलाकर बोले, ओह, तू कहता है जो सबसे बड़ा पद पर बैठे हैं वही सबसे झूठे होते हैं। लोग हंसने लगे। जज नाराज हुआ, ये क्या तमाशा है? मुल्ला बोले, हुजूर, अगर मैं बर्तन से बात करता हूं तो मुझे पागल कहोगे, लेकिन अगर कोई आदमी सोने से बात करे उसे सफल कहते हो। अगर कोई घोड़े को भगवान माने तो भक्त। और मैं सिर्फ बर्तन से सवाल पूछ रहा हूं ताकि जवाब लोगों से मिले। जज चुप। मुल्ला ने आईना निकाला, उसे अदालत के सामने रखा और बोला, ओ मेरे प्रतिबिंब, तू मुझे देखता है, मैं तुझे देखता हूं, अब बता सच कौन बोलता है? फिर खुद ही जवाब दिया, तू तो सिर्फ वही दिखाता है जो मैं चाहता हूं, तो फिर लोग दूसरों से सच की उम्मीद क्यों करते हैं? फिर अदालत की तरफ मुड़कर बोले, माफ कीजिए, मैं पागल नहीं, मैं सिर्फ वो बातें करता हूं जो लोग समझ नहीं पाते। मुल्ला ने अपने गधे को कोर्ट के बाहर खड़ा किया था। वो बोले, अब अंतिम प्रमाण, मेरा गधा गवाही देगा। भीड़ हंसी से पागल। मुल्ला बोले, अगर ये गधा मुझे पहचानता है तो मैं सामान्य हूं, अगर नहीं तो मैं सचमुच पागल हूं। आओ गधे मियां। गधा अंदर आया और सीधा मुल्ला के पास जाकर उसके पैरों में सिर रख दिया। मुल्ला बोले, देखिए, जो जानवर मुझे पहचानता है उसे मैं कैसे छोड़ दूं? पर अफसोस, इंसान मुझे समझ नहीं पाते। जज ने गवाही सुनी, चश्मदीद गवाहों को देखा और गुस्से से बोला, मुल्ला, तुम दीवाने नहीं हो, मगर तुम्हारी बातें समाज को उलझाती हैं।
मुल्ला बोले, अगर सच को उलझन कहा जाए तो मुझे खुशी है कि मैं उलझन पैदा कर रहा हूं। जज चुप। जज ने निर्णय सुनाया। मुल्ला नसीरुद्दीन को निर्दोष माना जाता है, मगर उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे सार्वजनिक रूप से गधा, बर्तन, आईने से बात न करें। मुल्ला की जीत। अदालत से बाहर आते ही मुल्ला को चारों ओर से घेर लिया गया। लोग हंसते, ताली बजाते और पूछते, मुल्ला कैसे बच निकले? मुल्ला बोले, जब समाज पागलपन तय करता है तो समझदारी एक गुनाह बन जाती है। मैंने सिर्फ उन्हें वो दिखाया जो वे खुद हैं। शाम को मुल्ला अपने गधे के पास बैठकर कह रहे थे, गधे मियाँ, आज अगर तुम न होते तो अदालत में मेरी हार हो जाती। गधा आंखें झपकाता रहा। मुल्ला मुस्कुराए। कभी कभी दुनिया को यही लगता है कि जो समझदार है वो पागल है, और जो सच बोलता है वो विद्रोही। मगर असली बात तो ये है, पागल वो नहीं जो अलग सोचता है, पागल वो है जो भीड़ की तरह सोचता है। सीख गहराई से। अगर दुनिया तुम्हारी बात न समझे तो खुद को समझाना मत छोड़ो। जब समाज तुम्हारी समझ को पागलपन कहे तो समझो तुम कुछ सही कर रहे हो। कभी कभी खुद को पागल साबित करना ही सबसे समझदारी होती है, क्योंकि तब लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं। कहानी 4। उस छोटे से गांव खानपुर में इंसाफ की गद्दी तो थी, लेकिन न्याय अक्सर कुर्सी के नीचे छुपा मिलता। जमींदारों के पक्ष में फैसले होते, धनी लोगों की बात को सबूत मान लिया जाता, और गरीब बस सिर झुकाकर चला जाता, चाहे सही हो या गलत। गांव की पंचायत में सरपंच हर मंगलवार को अदालत लगाता। नाम तो था ग्राम अदालत, लेकिन वहां का न्याय पैसे, पहुंच और पहचान पर चलता था। मुल्ला नसीरुद्दीन हर मंगलवार को अदालत के बाहर बैठता। पगड़ी टेढ़ी, चप्पल उल्टी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कभी कभी अदालत में सवाल पूछता, सरपंच जी, अगर दोनों ही गरीब हैं तो फैसला किसके हक में होगा? सरपंच तमतमाता, जो ज्यादा डरता है उसी के खिलाफ होता है। गांव वाले हंसते, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई महसूस करता, कहीं ये हंसी ही तो सच्चाई नहीं। एक मंगलवार जब गर्मी अपने चरम पर थी और अदालत में एक बड़ा मामला चल रहा था। जमींदार बख्तावर का एक नौकर चोरी के इल्जाम में लाया गया। बख्तावर चीखा, इसने मेरी तिजोरी से एक मुहर चुराई है। नौकर रोते हुए बोला, हुजूर, वो मुहर आपने खुद ही दी थी, दस्तावेज पर लगवाने के लिए। पर गवाही? सब जमींदार के लोग। सबूत? एक पुराना तिजोरी का ताला जिसे खुद जमींदार ने तोड़ा। सरपंच ने फैसला सुनाया, चोरी साबित होती है। नौकर को 6 महीने की सजा और बख्तावर को 500 रुपए हर्जाना। मुल्ला चुप नहीं रहा। वाह, क्या फैसला है! सब चौंक गए। सरपंच गुस्से में बोला, मुल्ला, तुम कोर्ट की कार्यवाही का मजाक उड़ा रहे हो? मुल्ला बोला, अरे नहीं सरकार, मैं तो तारीफ कर रहा हूं। आपने तो न्याय का इतिहास बदल दिया। कैसे? सरपंच ने पूछा। मुल्ला बोला, पहले जमाने में चोर चोरी करता था और सजा मिलती थी। अब जिसने चोरी नहीं की उसी को सजा दी जाती है। मतलब न्याय अब वही है जो जमींदार कहे। मुल्ला आगे बढ़ा और बोला, सरपंच जी, अब मैं भी एक केस दर्ज करना चाहता हूं। किसके खिलाफ? वो खुद अपने खिलाफ। लोग हंसने लगे। सरपंच बोला, ये कैसा पागलपन है?
मुल्ला बोला, मामला गंभीर है। आरोप है कि मैंने पूरे गांव को बेवकूफ बना दिया है। मैं मुल्ला नसीरुद्दीन, गांव का सबसे चालाक मूर्ख, ये मानता हूं कि एक, मैंने कभी कानून की पढ़ाई नहीं की, फिर भी सच्चाई पहचान लेता हूं। दो, मैंने कभी किसी को नहीं हराया, फिर भी लोग मुझसे डरते हैं। तीन, और मैंने कभी अदालत को गंभीर नहीं लिया, क्योंकि ये कभी गंभीर रही ही नहीं। सन्नाटा फैल गया। मुल्ला बोला, मेरा गधा गवाही देगा। लोग हंसे। मुल्ला अपने गधे को लाया और बोला, ये गधा हर उस व्यक्ति को पहचानता है जो झूठ बोलता है। फिर उसने बख्तावर की तरफ इशारा किया। गधा मियां, ये आदमी सही है या झूठा? गधा पीछे मुड़ गया और उसकी ओर मुंह तक नहीं किया। लोग फिर हंसने लगे। मुल्ला ने पूछना शुरू किया, बख्तावर जी, जब तिजोरी टूटी किसने ताला तोड़ा? मैंने। जब मुहर गायब हुई तिजोरी खुली थी या बंद? बंद। तो फिर वो आदमी कैसे चुराएगा जिसका पास चाबी ही नहीं थी? बख्तावर चुप। अब मुल्ला ने सरपंच से पूछा, सरपंच जी, आपके पास एक कानून है, संदेह का लाभ आरोपी को मिलता है, तो आपने क्यों नहीं दिया? सरपंच बगले झांकने लगा। गांव के कुछ लोगों ने राजा को पत्र लिखा। मुल्ला ने हमारी अदालत में न्याय को हंसी में उड़ा दिया और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा खुद अदालत में आया। वहां उसने वही नजारा देखा। जज बने सरपंच गुमसुम, चोर कहे गए नौकर की आंखों में उम्मीद, और मुल्ला गधे के साथ मंच पर बैठा जैसे खुद न्याय की मूरत हो। राजा ने पूरी कार्यवाही दोबारा सुनी और कहा, मैं इस अदालत को भंग करता हूं। फैसला पलटा जाता है, नौकर निर्दोष है। बख्तावर को 1000 सिक्कों का जुर्माना और माफी मांगने का आदेश दिया जाता है। मुल्ला बोला, जिस अदालत में तर्क नहीं चलता, वहां गधे की सूंघ ज्यादा सही निर्णय ले सकती है। और जहां झूठ के पास गवाही हो, लेकिन सच्चाई के पास चुप्पी, वहीं मैं हंसता हूं। मुल्ला अपने नीम के नीचे बैठा गधे से बोला, गधे मियां, आज तुमने न्याय दिलाया, और वो भी बिना कुछ कहे। गधा मुंह उठाकर देखता है और फिर नींबू के छिलके चबाने लगता है। सीख, न्याय का मतलब गंभीर चेहरा नहीं, गंभीर सोच होती है। हर अदालत में कानून की किताब से पहले तर्क और विवेक की जरूरत होती है। और कभी कभी हंसी ही वो हथियार है जो झूठ की चट्टान को तोड़ सकती है। कहानी 5। शहर का बाजार हर सुबह हलचल से भर उठता था। कहीं सब्जी वालों की आवाज, कहीं मसाले की महक, तो कहीं कपड़ों की दुकान में सौदेबाजी। इसी भीड़ भाड़ में एक दिन अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन एक खाली कोने में खड़े हो गए, बिना किसी टेबल, बैनर या सामान के। लोगों ने देखा, न दुकान, न तख्ती, न कोई सामान। बस मुल्ला खड़े थे एक लकड़ी की कुर्सी पर, सिर पर पुरानी टोपी, हाथ में एक घंटी। और फिर जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मुल्ला ने घंटी बजा दी और जोर से चिल्लाए, आओ आओ, दुनिया की सबसे जरूरी चीज बेच रहा हूं, और वो भी बिना किसी कीमत के। भीड़ पहले तो हंसी, फिर कुछ लोग रुक गए। मुल्ला, क्या बेच रहे हो? एक नौजवान ने पूछा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समझदारी। समझदारी? वो भी दुकान में? और वो भी मुफ्त? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न? मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल। और इसलिए समझदारी बेच रहा हूं। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। कुछ ने ताने मारे, कुछ हंसे,
और कुछ ने तो पत्थर भी फेंके, लेकिन मुल्ला मुस्कुराते रहे। शाम को वो खाली हाथ घर लौटे, लेकिन उनके चेहरे पर हार का नामो निशान नहीं था। रात को गांव में चर्चा थी, मुल्ला फिर कुछ अजीब कर रहा है, पागल हो गया है शायद, कल चलकर फिर देखते हैं। अगले दिन मुल्ला ने फिर से वही किया, घंटी बजाई और आवाज लगाई, आओ, समझदारी लो, जो सीखा है वो बांट रहा हूं बिना एक पैसे के। इस बार कुछ लोग बैठ गए। मुल्ला ने पहला सबक सुनाया, अगर तुम हर चीज मुफ्त में पाओगे तो मेहनत की कदर कैसे करोगे। लोग मुस्कुराए, कुछ ने ताली भी बजाई। फिर मुल्ला ने एक पर्चा निकाला और कहा, अगर तुम्हें यह बात पसंद आई हो तो अगली सीख लेने कल वापस आना। अब हर दिन 5 से 10 लोग जमा हो जाते। मुल्ला हर दिन एक नई बात समझाते, कैसे कम में गुजारा करना चाहिए, ईमानदारी क्यों जरूरी है, उधार कब देना चाहिए और कब नहीं, और सबसे अहम बात को सुनो, समझो और फिर सोचो। धीरे धीरे ये मजमा बढ़ने लगा। एक व्यापारी आया। उसने देखा कि 50 से 60 लोग रोजाना आ रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं, कुछ सुझाव मांगते हैं। उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, इसमें तुम्हारा फायदा क्या। मुल्ला बोले, समझदारी बांटने से कम नहीं होती, और जहां भीड़ होती है वहां व्यापार खुद आ जाता है। और ऐसा ही हुआ। एक चाय वाले ने पास में स्टॉल लगाया, सब वहीं बैठकर चाय पीते। फिर कोई पकौड़ी बेचने लगा, कोई किताबों की दुकान ले आया। मुल्ला की सीखें नाम की एक छोटी पुस्तिका बिकने लगी। फिर किसी ने नोटबुक बेचना शुरू कर दिया, सीखें लिखने के लिए। और फिर एक दिन उसी व्यापारी ने मुल्ला से कहा, मैं तुम्हारे लिए बेचें और छत का इंतजाम कर देता हूं, लेकिन मेरे ब्रांड का नाम लगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जब तक मेरे शब्द बिक रहे हैं तुम जो चाहो बेचो। अब लोग पैसे देकर सीखने आने लगे। मुल्ला ने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन लोगों ने खुद कहना शुरू किया, मुल्ला, ये तो असली पाठशाला है, हम फीस देना चाहते हैं। कुछ ने 1 रुपया डाला, कुछ ने 5, किसी ने किताब छपवा दी, किसी ने पोस्टर बनवा दिए। और देखते ही देखते उस गली में रोज सैकड़ों लोग आने लगे। अब हर शुक्रवार समझदारी मंडी लगती थी। शहर के बुद्धिजीवी, लेखक, विद्यार्थी, व्यापारी सब वहां आते। और सबकी जुबान पर एक ही बात होती, मुल्ला की दुकान, जहां मुफ्त की बात भी करोड़ों की लगती है। एक दिन नगर सेठ खुद आया। मुल्ला, मैं चाहूं तो यह पूरी जगह खरीद लूं, क्या कीमत लोगे। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर खरीद ही रहे हो तो एक शर्त है, मेरी समझदारी की कीमत मत लगाना। नगर सेठ चुप हो गया। और अगली बार वो खुद बैठा एक कोने में सुनने के लिए। राजा तक यह खबर पहुंची, एक आदमी जिसने बिना पैसा लगाए ऐसा ज्ञान बांटा कि पूरे नगर की सोच बदल गई। राजा ने मुल्ला को दरबार बुलाया और पूछा, तुमने ये सब क्यों किया। मुल्ला बोले, राजा सलामत, दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार वो है जो दिल और दिमाग को बदल दे, और उसका मुनाफा रुपए से नहीं, सुकून से मापा जाता है। राजा ने कहा, लेकिन तुम अब अमीर भी बन चुके हो, लोग चंदा देते हैं, किताबें बिक रही हैं। मुल्ला बोले, वो तो बोनस है, असली दौलत तो लोगों की मुस्कान है। राजा ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज से तुम समझदारी मंत्री हो हमारे राज्य के। कुछ सालों बाद जब एक लेखक ने मुल्ला से पूछा, आपने दुकान कैसे खोली थी, शुरुआती पूंजी क्या थी। मुल्ला बोले,
मैंने बस एक चीज से शुरुआत की थी, सवाल से। सवाल? हाँ, मुल्ला मुस्कुराए। लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। वो खुद ही ग्राहक बन गए, फिर दुकानदार भी। और मैं अब भी सवाल पूछ रहा हूं। सीख। हर बड़ा काम पैसा लगाकर नहीं होता। कई बार सोच और समझदारी ही सबसे बड़ा निवेश होती है। जहां लोगों की भीड़ हो, वहां व्यवसाय अपने आप आ जाता है, अगर आप किसी जरूरत को समझ लें। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरों को सिखाता है वो खुद सबसे अमीर होता है। कहानी 6। बात उन दिनों की है जब गर्मियों की दोपहरें आलस से भरी होती थीं और वक्त रेत की तरह धीरे धीरे फिसलता महसूस होता था। अनातोलिया के उस छोटे से कस्बे में, जहां मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे, जिंदगी की रफ्तार भी कुछ ऐसी ही थी। लोग अपने घरों में दुबके रहते या फिर किसी घने पेड़ की छांव में सुस्ताते हुए ऊँघ रहे होते थे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग में हमेशा कोई न कोई खुराफात चलती रहती थी। उनके लिए शांति का मतलब था किसी नई सोच का जन्म। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुल्ला अपने घर के आंगन में बैठे ऊब रहे थे। उनकी नजर आंगन के कोने में लगे शहतूत के विशाल पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ बहुत पुराना था, शायद उनके दादा के भी दादा ने लगाया होगा। इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं, जैसे कोई बूढ़ा अपनी बाहें फैलाए दुनिया को गले लगाना चाहता हो। लेकिन एक मोटी सूखी डाल ऐसी थी जो मुल्ला की सब्जी की छोटी सी क्यारी पर छाया करती थी, जिससे नन्हे पौधों को धूप नहीं मिल पाती थी। वह डाल बेजान और भद्दी लग रही थी और मुल्ला को कई दिनों से खटक रही थी। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा, इस डाल का कुछ करना पड़ेगा। यह न सिर्फ मेरे टमाटरों की दुश्मन है, बल्कि किसी दिन तेज हवा में टूटकर किसी का सिर भी फोड़ सकती है। इसका अंत करना ही धर्म है। यह सोचते ही मुल्ला की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने फैसला कर लिया। घर के अंदर से वह अपनी पुरानी, थोड़ी जंग लगी कुल्हाड़ी निकाल लाए। कुल्हाड़ी भारी थी और उसकी धार भी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन मुल्ला का इरादा पक्का था। वह पेड़ के पास पहुंचे और ऊपर चढ़ने की जगह तलाशने लगे। उम्र के इस पड़ाव पर पेड़ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मुल्ला ठान चुके थे। किसी तरह हांफते कांपते, कपड़ों में दो चार खरोंचे लगवाकर वह उस मोटी डाल तक पहुंच ही गए। अब समस्या यह थी कि इसे काटा कहां से जाए। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। अगर वह तने के पास खड़े होकर काटते तो डाल उन पर ही गिर सकती थी। उन्होंने सोचा, सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि मैं डाल के आखिरी सिरे पर बैठ जाऊं और इसे तने के पास से काटूं। इस तरह जब डाल गिरेगी तो मैं उससे बहुत दूर और सुरक्षित रहूंगा। यह विचार उनके मन में आते ही उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर गर्व महसूस हुआ। वह मुस्कुराए और सावधानी से उस सूखी डाल पर आगे बढ़ते हुए उसके लगभग आखिरी सिरे पर आराम से बैठ गए। उन्होंने अपनी टांगें नीचे लटका लीं और संतुलन बना लिया। फिर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपने और पेड़ के तने के बीच वाले हिस्से पर वार करना शुरू कर दिया। खट खट खट। कुल्हाड़ी की आवाज शांत दोपहर में दूर तक गूंजने लगी। कुछ लोग जो आसपास से गुजर रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। मुल्ला नसीरुद्दीन एक सूखी डाल पर बैठे थे और उसी डाल को काट रहे थे। एक राहगीर जो अजनबी था और शायद पहली बार उस कस्बे में आया था, यह दृश्य देखकर रुक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने घबराकर आवाज लगाई, अरे भाईजान, खुदा के वास्ते ये क्या कर रहे हैं? जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। आप गिर जाएंगे, बुरी तरह चोट लगेगी। मुल्ला ने नीचे देखा।
एक अजनबी उन्हें सलाह दे रहा था। मुल्ला को मुफ्त की सलाह से सख्त चिढ़ थी। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी रोकी और बड़ी गंभीरता से उस आदमी से कहा, ऐ भले मानस, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। तुम्हें क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास तुमसे ज्यादा अक्ल है। मैंने सब सोच समझकर ही यह जगह चुनी है। वह आदमी हैरान रह गया। उसने फिर समझाने की कोशिश की, जनाब, इसमें अक्ल की नहीं, सीधी सादी बात है। जब डाल कटेगी तो वह नीचे गिरेगी और आप भी उसके साथ ही नीचे आएंगे। मुल्ला हंसे, हा हा हा, तुम तो बड़े भविष्यवक्ता लगते हो। जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, मुझे परेशान मत करो। वह राहगीर समझ गया कि इस आदमी से बहस करना बेकार है। वह बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया, अल्लाह ही मालिक है इस दुनिया का। कैसे कैसे लोग हैं। अब अपनी आंखों से अपनी बेवकूफी का नतीजा भुगतेगा। मुल्ला ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और फिर से अपनी धुन में लग गए। खट खट खट, उनकी मेहनत रंग ला रही थी। दाल अब काफी कट चुकी थी और उसमें से चरमराने की आवाज आने लगी थी। मुल्ला और जोर से कुल्हाड़ी चलाने लगे। उन्हें जल्दी थी, इससे पहले कि कोई और आकर उन्हें मुफ्त का ज्ञान दे। और फिर वही हुआ जो होना ही था। एक जोर की चटर्र की आवाज आई। डाल का सहारा पेड़ के तने से पूरी तरह टूट गया। एक पल के लिए सब कुछ हवा में ठहर सा गया। मुल्ला की आंखें हैरत से फैल गईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, वह डाल और मुल्ला दोनों एक साथ जमीन की ओर आने लगे। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ डाल जमीन पर गिरी और उसके साथ ही मुल्ला भी। धूल का एक गुबार उठा। मुल्ला दर्द से कराह रहे थे। उनकी कमर में तेज झटका लगा था और हाथ पैरों में खरोंचें आ गई थीं। वह धूल और पत्तों के बीच पड़े हुए थे और ऊपर नीले आसमान को देख रहे थे, जहां अब कोई सूखी डाल नहीं थी। वह राहगीर जो थोड़ी दूर ही गया था, धमाके की आवाज सुनकर भागा भागा वापस आया। उसने देखा कि मुल्ला जमीन पर पड़े हैं और उनकी भविष्यवाणी सच हो चुकी है। उसने दौड़कर मुल्ला को उठाया। मैंने कहा था न मुल्ला जी, मैंने आपको चेताया था, वह बोला। आप माने ही नहीं। अब तक आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए थे। सब मुल्ला की हालत देखकर हंस रहे थे और उनकी बेवकूफी पर ताने कस रहे थे। देखो हमारे अक्लमंद मुल्ला को, अपनी ही कब्र खोद रहे थे, एक ने कहा। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर दर्द के साथ साथ एक अजीब सी हैरानी और श्रद्धा का भाव था। उन्होंने उस राहगीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दर्द के नहीं थे। भाई, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, मुल्ला ने कांपती आवाज में कहा। राहगीर हैरान हुआ, क्या मतलब? मुल्ला ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई संत या पैगंबर हो। तुमने कहा था कि मैं गिरूंगा, और देखो मैं गिर गया। तुम्हारी ज़बान में जरूर कोई जादू है। तुम तो भविष्य जानते हो। तुम एक महान ज्ञानी हो। अब सारा मजमा चुप हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मुल्ला यह क्या कह रहे हैं। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखकर कहा, चुप हो जाओ नादानो। तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन तुम्हें इस ज्ञानी पुरुष की महानता का अंदाजा नहीं है। इन्होंने मेरे गिरने की सटीक भविष्यवाणी की थी। फिर वह उस राहगीर की ओर मुड़े और गिड़गिड़ाने लगे, हे महान आत्मा, जब तुम यह बता सकते हो कि मैं कब गिरूंगा, तो तुम यह भी जरूर बता सकते हो कि मैं मरूंगा कब। कृपया मुझे मेरी मौत की तारीख बता दो ताकि मैं अपनी तैयारी कर सकूं। अब राहगीर का सिर चकरा गया। वह एक सीधी सादी बात समझा रहा था
और इस आदमी ने उसे भविष्यवक्ता ही बना दिया। वह घबराकर बोला, अरे नहीं नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। यह तो एक सीधी सी बात थी। लेकिन मुल्ला ने उसकी एक न सुनी। वह जमीन पर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। देखो, यह ज्ञानी पुरुष मुझसे अपनी शक्तियां छिपा रहा है। यह मुझे मेरी मौत का दिन नहीं बताना चाहता। गांव वाले जो अब तक हंस रहे थे, अब सोच में पड़ गए थे। कुछ ने मुल्ला की बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। वे भी उस राहगीर को घेरकर उससे भविष्य पूछने की जिद करने लगे। बेचारा राहगीर इतना डर गया कि किसी तरह भीड़ से निकलकर अपनी जान बचाकर भागा और फिर कभी उस कस्बे में दिखाई नहीं दिया। जब सब शांत हो गया और भीड़ छंट गई, तो मुल्ला की पत्नी उन्हें सहारा देकर घर ले आई। उसने गुस्से में कहा, यह क्या पागलपन था? एक तो चोट खाई, ऊपर से यह नया नाटक। सब लोग आप पर हंस रहे थे। मुल्ला अपनी चारपाई पर लेटकर दर्द से कराहते हुए मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बेगम, वे मुझ पर नहीं, खुद पर हंस रहे थे, बस उन्हें इसका इल्म नहीं है। क्या मतलब? पत्नी ने पूछा। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, आज मैंने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है, चाहे उन्होंने सीखा हो या नहीं। मैं उस डाल पर बैठा था और उसी को काट रहा था। यह बेवकूफी लग रही थी, है न? लेकिन क्या हम सब यही नहीं कर रहे? पत्नी खामोशी से उनकी बात सुनती रही। मुल्ला ने आगे कहा, वह व्यापारी जो अपने ग्राहक को धोखा देता है, वह उसी भरोसे की डाल को काट रहा है जिस पर उसका व्यापार टिका है। वह नेता जो जनता से झूठे वादे करता है, वह उसी विश्वास की डाल को काट रहा है जिस पर उसकी सियासत टिकी है। वह बेटा जो अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान करता है, वह उसी दुआओं और सहारे की डाल को काट रहा है जिसने उसे पाला पोसा है। उनकी आवाज में अब दर्द नहीं, एक गहरी गंभीरता थी। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसे जहरीला बना रहे हैं। जिस पानी को पीते हैं, उसे गंदा कर रहे हैं। हम प्रकृति की उसी डाल को काट रहे हैं जिसने हमें जीवन दिया है। जो इंसान अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, बुरी आदतों में डूबा रहता है, वह अपनी ही जिंदगी की डाल को काट रहा है। मुल्ला ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा और कहा, मैं तो सिर्फ एक डाल से गिरा, बेगम। मुझे थोड़ी चोट लगी जो कल तक ठीक हो जाएगी। लेकिन जब ये लोग अपनी अपनी जिंदगी की डाल से गिरेंगे, तो इन्हें कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। मैंने तो बस एक नाटक किया था, ताकि लोग देखें और शायद समझें। वह राहगीर मुझे बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन असली बेवकूफ तो वह है जो आने वाले खतरे को देखकर भी अनजान बना रहता है। उस दिन के बाद जिस डाल पर बैठना, उसी को काटना एक कहावत बन गई। लोग जब भी किसी को कोई आत्मघाती या मूर्खतापूर्ण काम करते देखते, तो मुल्ला की इस कहानी को याद करते। मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ दिन अपनी टूटी कमर सहलाते रहे, लेकिन उनके मन में इस बात का सुकून था कि उन्होंने एक गिरने की कीमत पर दुनिया को एक ऐसा सबक दिया था जो सदियों तक लोगों को उनकी अपनी गलतियों का आईना दिखाता रहेगा। वह जानते थे कि असली चोट शरीर पर नहीं, बल्कि समाज की सोच पर लगी थी, और उस चोट को भरने में वक्त लगेगा। कहानी 7। दुनिया में अगर कोई चीज मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी थी, तो वह थी उनकी नींद। दिन भर की भागदौड़, लोगों के बेतुके सवालों के जवाब देने और अपनी बेगम के हुक्म बजाने के बाद रात का वक्त उनके लिए एक वरदान की तरह होता था। जब पूरा कस्बा खामोशी की चादर ओढ़ लेता, चांद आसमान में टिमटिमाता और ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आते, तब मुल्ला अपनी पुरानी आरामदायक चारपाई पर लेटकर सपनों की दुनिया में खो जाते थे। उनके लिए अच्छी नींद किसी शाही दावत से कम नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से
उनकी इस सबसे कीमती दौलत पर डाका पड़ रहा था। और यह डाका कोई चोर उचक्का नहीं, बल्कि उनका नया पड़ोसी अब्दुल्ला डाल रहा था। अब्दुल्ला एक मोटा ताजा, हंसमुख और दिल का अच्छा इंसान था। वह हाल ही में मुल्ला के घर के बगल वाले खाली मकान में रहने आया था। दिन में वह एक भला और मिलनसार पड़ोसी था। वह मुल्ला से बड़ी गर्मजोशी से मिलता, उनकी सेहत का हाल पूछता और कभी कभी अपनी बनाई हुई मिठाई भी भिजवाता। मुल्ला को भी वह पसंद आने लगा था। लेकिन सूरज ढलते ही यह भला आदमी एक भयानक दैत्य में तब्दील हो जाता था। जैसे ही अब्दुल्ला सोता, उसके नथुनों से एक ऐसी ध्वनि निकलनी शुरू होती थी जिसे केवल खर्राटा कहना उस ध्वनि का अपमान होता। वह कोई साधारण खर्राटा नहीं था, वह एक महाखर्राटा था। एक ऐसा ध्वनि प्रदूषण जो किसी आरी चलाने की मशीन, तूफान में फंसे जहाज और एक घायल भालू के गुर्राने का मिलाजुला रूप था। खर, घुण, ओ, खर, घुर्र। यह आवाज इतनी तेज और दमदार थी कि वह दीवारों को भेदकर सीधे मुल्ला के कानों में घुस जाती। मुल्ला की चारपाई कांपने लगती, खिड़की के शीशे थरथराते और कभी कभी तो मुल्ला को लगता कि उनके घर की छत ही उड़ जाएगी। उनकी नींद हर 10 मिनट में टूट जाती। वह करवटें बदलते, कानों पर तकिया रख लेते, खुद को चादर में लपेट लेते, लेकिन उस ध्वनियस्त्र से बचना नामुमकिन था। रातें मुल्ला के लिए एक सजा बन गई थीं। उनकी आंखें सूजकर लाल हो गई थीं, चेहरे पर थकान साफ झलकने लगी थी और दिन में उन्हें हर जगह उबासी आने लगती। वह अपने गधे पर बैठे बैठे सो जाते, बाजार में चलते चलते किसी से टकरा जाते। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई भी नींद की कमी के कारण कुंद पड़ गई थी। मुल्ला ने पहले तो सब्र से काम लिया। उन्होंने सोचा शायद बेचारा थका होगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और खर्राटों की तीव्रता कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। एक रात जब खर्राटों का शोर असहनीय हो गया, तो मुल्ला ने फैसला किया कि अब बात करने का वक्त आ गया है। वह सुबह सुबह अब्दुल्ला के घर पहुंचे। अस्सलाम अलैकुम अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ने अपनी सूजी हुई आंखें मलते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम मुल्ला जी। आइए आइए। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? अब्दुल्ला ने अपनी चिरपरिचित गर्मजोशी से स्वागत किया। मुल्ला ने हिम्मत जुटाई। अब्दुल्ला भाई, आप इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मुल्ला ने बड़ी नरमी से कहा, भाईजान, रात को जब आप सोते हैं तो आपके खर्राटों की वजह से पूरा मोहल्ला कांप उठता है। मेरी नींद हराम हो गई है। क्या आप मेहरबानी करके इसका कुछ इलाज करवाएंगे? अब्दुल्ला का हंसता हुआ चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर थोड़ा नाराज। खर्राटे? मैं? मुल्ला जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो घोड़े बेचकर सोता हूं। मुझे तो पता भी नहीं चलता कि रात कब होती है और सुबह कब। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है कोई और हो। मुल्ला हैरान रह गए। कोई और? भाई, आपके घर से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई लकड़ी का कारखाना चल रहा हो। और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं। अब्दुल्ला ने अपनी गर्दन अकड़ाई। देखिए मुल्ला जी, जो चीज मैंने की ही नहीं, उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? जब मैं सो रहा होता हूं तो मैं बेहोश होता हूं। बेहोशी में किए गए काम का कोई गुनाह नहीं होता। और वैसे भी मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया कि मैं खर्राटे लेता हूं। यह सुनकर मुल्ला का सिर चकरा गया। यह कैसा तर्क था?
अब वह क्या करते? उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला अपनी बात पर अड़ा रहा। वह मानने को ही तैयार नहीं था कि वह खर्राटे लेता है। मुल्ला निराश होकर लौट आए। उस रात खर्राटों का शोर और भी भयानक था, जैसे अब्दुल्ला मुल्ला को चिढ़ा रहा हो। अब मुल्ला ने दूसरे तरीके आजमाने शुरू किए। एक रात जब खर्राटों का तूफान अपने चरम पर था, मुल्ला ने जोर जोर से अपनी दीवार पीटना शुरू कर दिया। धम धम धम। उन्हें उम्मीद थी कि शोर से अब्दुल्ला जाग जाएगा और खर्राटे बंद हो जाएंगे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। खर्राटों की लय में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मुल्ला के हाथ में जरूर दर्द होने लगा। अगली रात उन्होंने एक नया उपाय सोचा। उन्होंने अपनी खिड़की के पास एक बड़ा सा टीन का डिब्बा लटका दिया और उसमें कुछ कंकड़ डाल दिए। जब भी खर्राटों की आवाज आती, वह रस्सी खींचते और डिब्बा जोर जोर से बजने लगता। झनझन, खटाक, झनझन। इस बार अब्दुल्ला तो नहीं जागा, लेकिन मुल्ला की बेगम की नींद टूट गई। यह क्या पागलपन है मुल्ला जी? आधी रात को यह क्या बजा रहे हैं? मुझे सोने दीजिए। मुल्ला को अपनी तरकीब वापस लेनी पड़ी। दिन-ब-दिन मुल्ला की हालत खराब होती जा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह या तो पागल हो जाएंगे या नींद की कमी से ही मर जाएंगे। और फिर एक रात जब वह हताशा में अपने आंगन में टहल रहे थे, उनकी नजर बाड़े में शांति से सो रहे अपने गधे पर पड़ी। उसे देखकर मुल्ला के थके हुए दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। एक शरारत भरी, दुस्साहसी और थोड़ी सी पागलपन से भरी योजना ने जन्म लिया। उन्होंने खुद से कहा, अब्दुल्ला को अपनी गलती का एहसास कराना ही होगा। उसे सबूत देना होगा, और सबूत ऐसा होना चाहिए जिसे वह कभी न भूल सके। अगले दिन मुल्ला बड़े खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने अब्दुल्ला के घर जाकर बड़ी मीठी आवाज में कहा, अब्दुल्ला भाई, कल रात मैंने बहुत सोचा। शायद आप सही कह रहे हैं। जरूर मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अपनी बात के लिए माफी चाहता हूं। अब्दुल्ला यह सुनकर बहुत खुश हुआ। देखा, मैंने कहा था न। चलिए, कोई बात नहीं, हम तो पड़ोसी हैं। मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई, भाई, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। आज रात मेरे घर पर एक छोटी सी दावत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे खास मेहमान बने। आप मेरे अकेले पड़ोसी हैं, आपका हक बनता है। अब्दुल्ला को मुफ्त की दावत का प्रस्ताव बहुत पसंद आया। वह फौरन राजी हो गया। उस रात मुल्ला की बेगम ने शानदार खाना बनाया। पुलाव, कोरमा, कबाब और मीठे में फिरनी। अब्दुल्ला ने पेट भरकर खाया। वह इतना खा गया कि उसे हिलना भी मुश्किल हो रहा था। खाते खाते उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थीं। माशाअल्लाह मुल्ला जी, खाना इतना लजीज था कि मजा आ गया। अब्दुल्ला ने एक लंबी डकार लेते हुए कहा, अब तो बस एक अच्छी नींद की जरूरत है। यही वह पल था जिसका मुल्ला को इंतजार था। उन्होंने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, अब्दुल्ला भाई, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, और इतना खाने के बाद अपने घर तक चलकर जाना भी मुश्किल होगा। क्यों न आप आज रात यहीं मेरे मेहमान बनकर रुक जाएं। मेरे पास एक अतिरिक्त चारपाई है। आप मेरे कमरे में ही सो जाइए। अब्दुल्ला को यह प्रस्ताव जन्नत जैसा लगा। उसे उठने में वैसे भी आलस आ रहा था। वह फौरन मान गया। मुल्ला ने अपने कमरे में 2 चारपाइयां लगा दीं। एक पर अब्दुल्ला लेट गया और लेटते ही गहरी नींद में सो गया। मुल्ला दूसरी चारपाई पर लेटे और इंतजार करने लगे। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि कमरे में वह प्रलयंकारी ध्वनि गूंजने लगी।
इखिर घुण घुर्र ओ खिर। आवाज इतनी तेज थी कि मुल्ला को लगा जैसे वह किसी तूफान के केंद्र में लेटे हों। कमरे में रखी पानी की सुराही कांप रही थी। मुल्ला धीरे से अपनी चारपाई से उठे। उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकले। उनकी योजना का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब शुरू होने वाला था। वह सीधे अपने बाड़े में गए, जहां उनका वफादार गधा शांति से सो रहा था। उन्होंने प्यार से उसे जगाया। उठो मेरे दोस्त, आज रात तुम्हें एक नए कमरे में सोना है। गधे को आधी रात में जगाया जाना पसंद नहीं आया, लेकिन मुल्ला की बात वह कैसे टाल सकता था। मुल्ला किसी तरह खींचतान कर, फुसलाकर उस भारी भरकम गधे को अपने घर के अंदर और फिर अपने बेडरूम तक ले आए। उनकी बेगम, जो दूसरे कमरे में सो रही थीं, इस अजीब सी आहट से जाग गईं। उन्होंने दरवाजे की झिरी से झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके शौहर एक पूरे गधे को अपने सोने के कमरे में ले जा रहे थे। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा, आज जरूर कोई क़यामत आने वाली है। कमरे के अंदर अब्दुल्ला अपने खर्राटों के साम्राज्य में खोया हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं था। मुल्ला ने बड़ी सावधानी से, बिना कोई आवाज किए, गधे को उस चारपाई पर लिटा दिया जिस पर पहले वह खुद लेटे थे। गधा भी थका हुआ था। नई नरम जगह पाकर वह भी कुछ ही देर में सो गया। अब मुल्ला ने अपनी योजना का अंतिम चरण पूरा किया। वह उस चारपाई पर जाकर लेट गए जिस पर अब्दुल्ला को सोना चाहिए था। यानी उन्होंने अब्दुल्ला को अपनी चारपाई पर सुलाया और खुद अब्दुल्ला की जगह गधे के बगल में सो गए। सुबह का हंगामा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अब्दुल्ला की नींद खुली। उसका सिर भारी था और पेट भी। उसने आंखें मलीं और उठकर बैठने की कोशिश की। तभी उसकी नजर सामने वाली चारपाई पर पड़ी। उसने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े आराम से सो रहे हैं। लेकिन मुल्ला के ठीक बगल में यह क्या है? एक पूरा का पूरा गधा। एक गधा शांति से उसकी, अब्दुल्ला की, चारपाई पर सो रहा था। अब्दुल्ला की नींद एक झटके में उड़ गई। उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। वह चीख पड़ा, गधा! मेरे बिस्तर पर गधा! मुल्ला जी! मुल्ला जी! उठिए! यह क्या है? उसकी चीख सुनकर मुल्ला ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, जैसे वह गहरी नींद से जागे हों। उन्होंने एक लंबी अंगड़ाई ली और बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या हुआ अब्दुल्ला भाई? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शोर क्यों मचा रहा हूं? अब्दुल्ला कांपती हुई आवाज में बोला। आप देखिए, आपकी चारपाई पर एक गधा सो रहा है। मुल्ला ने उस ओर देखा और फिर एक बहुत ही हैरान और नाराज चेहरा बनाया। वह अपनी चारपाई से उछलकर खड़े हो गए और उस सोते हुए गधे को घूरने लगे। तौबा! तौबा! यह कैसे हुआ? मुल्ला ने चिल्लाकर कहा। अब्दुल्ला भाई, यह तो सरासर जुल्म है। आप मेरे मेहमान थे और आपने यह क्या किया? अब अब्दुल्ला का सिर घूम गया। मैंने क्या किया? यह गधा यहां कैसे आया? मुझे क्या पता? मुल्ला ने अपनी आवाज में दर्द और गुस्सा भरकर कहा, आपको नहीं पता? अब्दुल्ला भाई, रात को जब हम सोए थे, तब इस चारपाई पर आप थे और उस चारपाई पर मैं। सुबह जब मैं उठा, तो आप तो इस चारपाई पर एक गधे में तब्दील हो चुके हैं। आपने रात भर इतने भयानक खर्राटे लिए कि आप खर्राटे लेते लेते गधे ही बन गए। यह सुनकर अब्दुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे मुल्ला की बात पर यकीन हो गया।
उसने डर के मारे अपने हाथ पैर देखे। नहीं, मैं तो इंसान हूं। लेकिन मुल्ला अपनी बात पर अड़े रहे। मैं तो कब से कह रहा था कि आपके खर्राटे इंसानों वाले नहीं हैं। ये किसी जानवर की आवाज है। देखिए, आज सबूत मिल गया। हाय अल्लाह, मेरा पड़ोसी गधा बन गया। मुल्ला ने जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर उनकी बेगम और फिर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने कमरे का नजारा देखा, एक आदमी चीख रहा है, दूसरा रो रहा है और एक गधा चारपाई पर आराम से सो रहा है, तो सब हैरान रह गए। मुल्ला ने सबको पूरी कहानी सुनाई। देखो भाइयों, यह बेचारा अब्दुल्ला रात भर इतने खर्राटे लेता रहा कि सुबह तक गधा बन गया। मैं तो बस इसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि इलाज करवा लो, पर यह माना ही नहीं। अब अब्दुल्ला की हालत देखने लायक थी। वह पूरी तरह से अपमानित और शर्मिंदा हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि यह सब मुल्ला का किया धरा है, उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन वह कहता भी तो क्या कहता। सब लोग उसे ही घूर रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ अफसोस जता रहे थे। अब्दुल्ला ने हाथ जोड़कर मुल्ला से कहा, बस कीजिए मुल्ला जी, मैं हार गया। मैं मान गया कि मैं खर्राटे लेता हूं। मैं आज ही हकीम के पास जाऊंगा। खुदा के वास्ते लोगों को बताइए कि मैं गधा नहीं बना हूं। मुल्ला ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराए। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। मैं आज से ही इलाज शुरू करूंगा, अब्दुल्ला ने गिड़गिड़ाकर कहा। तब मुल्ला ने भीड़ की ओर देखकर कहा, भाइयों, घबराने की कोई बात नहीं। यह एक छोटा सा चमत्कार था। शायद अल्लाह ने मेरे दोस्त को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए यह किया था। देखिए, अब इसने वादा कर लिया है तो यह वापस इंसान बन गया है। उस दिन के बाद अब्दुल्ला ने सच में अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसने हकीम की दी हुई दवाइयाँ खाईं, सोने का तरीका बदला और कुछ ही हफ्तों में उसके खर्राटों की आवाज लगभग बंद हो गई। और मुल्ला नसीरुद्दीन, उन्हें अपनी प्यारी, गहरी और सुकून भरी नींद वापस मिल गई थी। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, बस सोचने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए, चाहे उसके लिए अपने बेडरूम में एक गधे को ही क्यों न सुलाना पड़े। कहानी 8। शहर के एक कोने में बसा था मुल्ला नसीरुद्दीन का छोटा सा घर। सामने एक नीम का पेड़, बगल में उनका वफादार गधा और अंदर वो खुद अपनी मजेदार कहानियों, तर्कों और तंजों के लिए मशहूर। मगर हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। और इस बार उस परछाई का नाम था हाफिज कासिम। हाफिज कासिम कभी मुल्ला का दोस्त हुआ करता था। दोनों साथ में स्कूल गए थे, इमाम साहब की मस्जिद में कुरान पढ़ी थी और कई बार नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जिंदगी के सवालों पर बहस की थी। मगर फिर वक्त बदला। एक दिन बाजार में किसी बात पर बहस हुई। हाफिज ने दावा किया कि इज्जत पैसा और ताकत से आती है। मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, इज्जत अक्ल, तमीज और वक्त से आती है। तकरार बढ़ी और धीरे धीरे वह बहस दुश्मनी बन गई। हाफिज अब जहां जाता मुल्ला की बुराई करता। कहता, मुल्ला नसीरुद्दीन दिखावे का दार्शनिक है। उसके पास पैसा नहीं, बस बातें हैं। किसी दिन उसकी असलियत सबके सामने लाऊंगा। मगर मुल्ला चुप रहा। ना कोई जवाब, ना कोई बदला। बस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता रहा, बाजार में लोगों की उलझनें सुलझाता रहा। लोग हैरान थे। मुल्ला, तुम जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसके मुंह बंद करते? मुल्ला बस मुस्कुरा देता और कहता,
अगर हर कुत्ते के भौंकने पर पत्थर फेंकोगे तो मंजिल तक कब पहुंचोगे। एक दिन सुबह सुबह मुल्ला बाजार गया और 10 रंग बिरंगे तुलसी के पत्तों से बनी माला, एक डिब्बा इत्र, शहद की शीशी और एक लकड़ी की छोटी सी पेटी खरीद लाया। घर आकर उसने हर चीज को बड़े प्यार से सजाया और फिर चिट्ठी लिखी। प्रिय हाफिज, तुमने मेरे लिए बहुत समय और ऊर्जा खर्च की है, मुझे याद करने, मुझे गालियां देने और मुझे नीचा दिखाने में। ये गिफ्ट उस मेहनत की छोटी सी कीमत है। मुल्ला। फिर वो डिब्बा पैक किया और अपने गधे को सामान लादकर भेजा हाफिज के घर। हाफिज उस वक्त अपने दरवाजे पर बैठा चाय पी रहा था। जब देखा कि मुल्ला का गधा उसकी तरफ बढ़ रहा है, उस पर एक चमकीला डिब्बा है और चिट्ठी बंधी है, तो माथा ठनका। क्या चाल है अब इसकी? जहर होगा शायद। मगर क्यूरियोसिटी से खुद को रोक नहीं पाया। डिब्बा खोला और देखा इत्र, माला, शहद और वो चिट्ठी। चिट्ठी पढ़ते ही हाफिज के चेहरे का रंग बदल गया। मुझे गालियां देने के लिए ये इनाम। कुछ पल तक तो उसे यकीन नहीं हुआ। फिर एक लंबी सांस ली और बड़बड़ाया, ये क्या खेल खेल रहा है। शहर में फैल गई खबर। बात जंगल में आग की तरह फैली। मुल्ला ने दुश्मन को गिफ्ट भेजा। हाफिज ने चुपचाप रख लिया वो तोहफा। क्या ये कोई नई चाल है? लोग हाफिज को देखने आते, कोई हंसता, कोई ताना मारता। गिफ्ट मिला, अब गाली दो और कुछ मीठा भी पाओ। हाफिज अंदर से बौखला गया। उसका गुस्सा और अहंकार दोनों जैसे जलकर राख हो रहे थे। अगली सुबह वह सीधे मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब, अगर कोई दुश्मन तुम्हें तोहफा दे तो क्या मतलब निकालें? मौलवी मुस्कराए। अगर वो मुल्ला हो तो मतलब ये निकालो कि उसने जीत ली तुम्हारी सोच बिना जंग के। हाफिज चुप हो गया। फिर गया अपने पुराने दोस्त करीम के पास। क्या करूं? लौटाऊं वो गिफ्ट? करीम ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी शर्म बची है तो माफी मांग लो, वरना लोग तुम्हें तोहफा वाला दुश्मन कहेंगे जिंदगी भर। तीसरे दिन हाफिज खुद गया मुल्ला के घर। दरवाजा खटखटाया। मुल्ला बाहर आए, गधा उनके पीछे खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो कोई सीन देखने का। हाफिज बोला, माफ करो मुल्ला। मुल्ला मुस्कराए। क्यों? गिफ्ट कम अच्छा लगा क्या? हाफिज झेंप गया। नहीं, बात गिफ्ट की नहीं, बात दिल की है। फिर झिझकते हुए बोला, मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत बुरा बोला, मगर तुमने तुमने मुझे इंसान की तरह जवाब दिया। मुल्ला बोले, कभी कभी दुश्मनी खत्म करने के लिए शब्दों से ज्यादा जरूरत होती है। मिठास की। हाफिज की आंखों में पानी आ गया। मुल्ला ने हाथ बढ़ाया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अगले हफ्ते शहर में बच्चों के लिए दुश्मनी नहीं, दोस्ती का उत्सव मनाया गया। हर बच्चे को एक गिफ्ट बॉक्स मिला, जिसमें शहद की शीशी, तुलसी माला और एक छोटी सी चिट्ठी थी। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन हो तो उसे मिठास से हराओ। लोग हंसते, बच्चे दो दो गिफ्ट लाते और एक दूसरे से कहते, आओ झगड़ा करें, ताकि फिर दोस्ती हो सके। सीख। गालियों का जवाब गालियों से नहीं, गिफ्ट और चुप्पी से दिया जाए तो असर ज्यादा होता है। जो माफी मांगने में पहल करता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो दुश्मन को गिफ्ट देकर दोस्त बना ले वो मुल्ला होता है। कहानी 9। गांव खिरकीपुर एक शांत लेकिन थोड़ा शक्की सा इलाका था। यहाँ हर चौक,
हर गली में लोग दिन भर बैठे बैठे दूसरों की बातें उछालते रहते। जो जितना बढ़ा चढ़ाकर बोले वो उतना बड़ा सच्चा आदमी माना जाता। ऐसे में एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों ने हंगामा मचा दिया। मुल्ला पंचायत में बैठा था और सामने की कुर्सी पर गांव का धनवान व्यापारी उस्मान सेठ बैठा था। सेठ पर आरोप था कि उसने गांव के एक गरीब लड़के से काम करवाया और पैसे नहीं दिए। पंचायत के मुखिया ने पूछा, मुल्ला तुम वहां थे क्या, तुमने कुछ देखा? मुल्ला ने बिना घबराए जवाब दिया, हाँ मैंने देखा कि उस्मान सेठ ने उसे झूठे वादे पर काम करवाया और काम होने के बाद कहा, अब तेरा क्या सबूत है? पूरा गांव सन्न। सेठ ने आंखें तरेरी, तू कौन होता है मुझे झूठा कहने वाला? मुल्ला मुस्कराया, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो सच है, और अगर तुम चाहो तो इस सच की कीमत भी है। सेठ गुस्से में लाल, क्या मतलब? मुल्ला बोला, सच बोलने की कीमत है, और अगर मैं उसे ना वसूलूं तो दुनिया सिर्फ झूठ ही खरीदेगी। मुल्ला की बात पूरे गांव में गूंज गई। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए, और कुछ ने कहा, अब तो ये पागल हो गया है। मुल्ला ने उसी शाम गांव के चौराहे पर एक तख्ती लगाई। सच बोलने की दुकान, हर सच का दाम तय, मुफ्त झूठ पर टैक्स। लोग हंसने लगे, अरे सच बेचेगा ये? उस सच तो सबको मुफ्त में मिल जाता है। मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, नहीं मित्रों, झूठ अब सस्ता हो गया है, इसलिए सच की कद्र नहीं रही। अब मैं इसे कीमत पर बेचूंगा ताकि लोगों को समझ में आए कि सच्चाई सस्ती नहीं होती। लोगों को मनोरंजन भी मिला और सोचने का विषय भी। हर दिन मुल्ला गांव में किसी की पोल खोलता और हर बार कहता, ये लो तुम्हारा सच, कीमत दो या सच को भूल जाओ। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। मुल्ला ने अमीरों की चोरी, मुखिया की रिश्वत, सेठ के झूठ और साधु की ढोंगधारी सब खोल दी। अब तो हद हो गई। गांव के रईस और शक्तिशाली लोग परेशान हो गए। उन्होंने एक बैठक की। अगर ये ऐसे ही सच बोलता रहा तो हमारा झूठ कौन खरीदेगा? एक वकीलनुमा आदमी ने सलाह दी, किसी तरह इसे झूठा साबित करो ताकि इसकी सच की दुकान बंद हो जाए। अगले दिन पंचायत में सबने एक बड़ा झूठ गढ़ा। मुल्ला ने एक विधवा सेठानी के घर चोरी की है। विधवा सेठानी को बहला फुसलाकर साथ लाया गया। सेठानी रोने का नाटक करते हुए बोली, मुल्ला ने मेरी तिजोरी से चांदी के सिक्के चुरा लिए। मुल्ला वहीं बैठा मुस्कराता रहा। मुखिया ने कहा, अब क्या कहोगे मुल्ला? मुल्ला उठा, सामने आया और बोला, ठीक है, ये भी सच सामने आ जाए, लेकिन इस बार कीमत दो पूरे गांव के सामने। लोग चौंक गए, कीमत? मुल्ला ने कहा, हाँ, अगर मैं झूठा निकला तो मैं अपना गधा भी बेच दूंगा, लेकिन अगर मैं सही निकला तो पूरे गांव को आज के बाद हर हफ्ते सच सुनने के लिए 1 रुपए देना होगा। पूरा गांव हंसी में लोटपोट, अरे ये तो मजाकिया भी है और पागल भी। लेकिन पंचायत मान गई और जांच शुरू हुई। मुल्ला खुद गांव के कुछ बच्चों को साथ लेकर सेठानी के घर गया। वहां पहुंचते ही उसने पूछा, जिस तिजोरी से चोरी हुई वो दिखाओ। तिजोरी एक पुराने लकड़ी के बक्से में थी, जंग खाई ताली और टूटी जंजीर। मुल्ला ने सबके सामने चाबी घुमाई और तिजोरी अपने आप खुल गई। अंदर कुछ भी नहीं था, बस पुराने रद्दी कागज। मुल्ला बोला, सेठानी ने तो कहा था इसमें चांदी के सिक्के थे। सेठानी घबराई, वो शायद कोई ले गया। मुल्ला ने उसी वक्त एक चिट्ठी निकाली जो उसने हफ्तों पहले उस घर में दीवार की दरार से निकाली थी। उसमें लिखा था, मैं सेठानी रज्जोबाई इस तिजोरी को खाली कर चुकी हूं। कोई चोरी न हो इसलिए इसे खुला ही छोड़ देती हूं।
सेठानी सन्न। लोग चौंक गए। मुल्ला ने कहा, ये रही तुम्हारी सच्चाई। अब कीमत दो पूरे गांव के सामने। लोग तालियां बजाने लगे। मुखिया ने हाथ जोड़ दिए, मुल्ला, तुमने तो पूरे गांव को आईना दिखा दिया। हम सबको सच्चाई की कदर नहीं थी, लेकिन अब समझ आया कि सच बोलने की कीमत वसूलनी पड़ती है। उस दिन से मुल्ला की सच की दुकान वाकई खुल गई। हर शुक्रवार गांव के लोग वहां आते। कोई अपने बेटे के बारे में जानना चाहता, कोई अपने खेत के पीछे का झूठ, तो कोई अपने भीतर के सच से रूबरू होना चाहता। मुल्ला हर किसी से एक छोटा सा दाम लेता, पैसे का नहीं, समझदारी का। वो कहता, अगर सच सुनना है तो पहले झूठ के कपड़े उतारो, ईगो छोड़ो और फिर आओ। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग अब झूठ बोलने से डरने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कहीं मुल्ला ने देख तो नहीं लिया। बच्चे अब कहते, माँ झूठ मत बोलो वरना मुल्ला अंकल पकड़ लेंगे। एक दिन मुल्ला गांव के चौक पर खड़ा हुआ और बोला, सच हमेशा मुफ्त होता है, लेकिन उसकी कद्र नहीं होती। इसलिए मैंने उसकी कीमत वसूली ताकि तुम सब जान सको कि जिस दिन सच की कीमत लग गई, उस दिन झूठ खुद सड़कों पर बिकेगा। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी ने सोचा नहीं था कि एक पगला सा दिखने वाला आदमी उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा जाएगा। मुल्ला चला गया, लेकिन उसकी दुकान आज भी गांव की यादों में खुली है। हर बच्चा, हर बूढ़ा जब भी झूठ बोलने लगे तो बस इतना कहता है, अरे नहीं यार, मुल्ला सब देख रहा है। कहानी 10। एक बार की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन कई दिनों से बेरोजगार था। घर में आटा खत्म, चूल्हा ठंडा और गधा तक गुस्से में मुंह फेर कर बैठा था। बीवी ने ताना दिया, घर में दाने नहीं हैं और तुम सिर्फ मस्खरी करते फिरते हो। कभी तो कुछ कमा लाओ। मुल्ला चुपचाप उठा, पुरानी जेब टटोली और निकला सिर्फ एक चांदी का सिक्का। उसने मुस्कुराकर कहा, इतना काफी है 5 व्यापार खड़ा करने के लिए। बीवी चिल्लाई, 5 व्यापार? एक सिक्के से ये भी कोई मजाक है? मुल्ला बोला, देखना, आज शाम को जब लौटूंगा तो खुद गधा भी तालियां बजाएगा। पहला व्यापार, अंडा और सब्र। मुल्ला उस सिक्के से गया बाजार। एक बूढ़ी औरत अंडे बेच रही थी। मुल्ला ने कहा, माई एक अंडा दे दो, लेकिन एक शर्त पर। बूढ़ी बोली, शर्त? क्या शर्त? अगर ये अंडा फूट गया तो मैं कुछ नहीं दूंगा। अगर पूरा रहा तो मैं सिक्का दूंगा और तुमसे एक व्यापार की सलाह लूंगा। बूढ़ी ने हंसते हुए अंडा थमा दिया। मुल्ला ने जेब से रुई निकाली, अंडे को लपेटा और अपने गधे की पीठ पर एक टोकरी में रख दिया। पहला व्यापार, सब्र और भरोसे का, उसने कहा। दूसरा व्यापार, एक पौधा, पर कीमत वक्त की। बाजार से आगे एक नर्सरी थी। वहां एक सज्जन पौधे बेच रहे थे। मुल्ला बोला, भाई मैं तुम्हें एक अंडा दूंगा, बदले में एक पौधा दो। लेकिन ध्यान से, ये खास अंडा है, बस एक ही। वो आदमी हंसा, लेकिन अंडा देख उसकी आंखें चमक उठीं। शायद कोई मुर्गी उसके अंडों में अंडा नहीं दे रही थी। ठीक है, ये तुलसी का पौधा ले जाओ। मुल्ला बोला, मैं इसे लगाऊंगा नहीं, मैं इसे किराए पर दूंगा। लोग हंसे, लेकिन मुल्ला ने एक दुकान पर जाकर कहा, तुम्हारे पास तुलसी नहीं है। दुकान की शोभा के लिए इसे एक दिन के लिए 1 पैसा किराए पर रख लो। रोज पौधा घूमेगा, रोज कमाई होगी।
तीसरा व्यापार पानी का सौदा, लेकिन शब्दों से। दोपहर का वक्त, धूप तेज, प्यास से गला सूख रहा था। एक बुजुर्ग आदमी पानी बेच रहा था, 2 पैसे गिलास। मुल्ला ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरे पास एक पौधा है जो शुद्धता का प्रतीक है। अगर मैं यहाँ तुलसी रख दूं, तो लोग समझेंगे ये पानी औषधीय है। तुम कीमत बढ़ा सकते हो और मुझे आधा हिस्सा देना। बुजुर्ग कुछ सोचकर मान गया। पौधा रखा गया। अब लोग कहने लगे, ये पानी खास है, तुलसी से होकर आता है। कीमत 2 से सीधी 5 पैसे। बिक्री बढ़ी। चौथा व्यापार स्वाद की कहानी, पर मसालों से नहीं, दिमाग से। अब मुल्ला ने वहां से आधा पैसा लिया और सीधे चला गया खाने की दुकान पर। दुकानदार उबला चना बेच रहा था। मुल्ला बोला, तुम्हारे चने बढ़िया हैं, लेकिन स्वाद में कुछ कमी है। मैं एक ऐसा नमक लाया हूं जो स्वाद बदल देगा, पर असली नमक नहीं, शब्दों का नमक। तुम ग्राहकों से कहो, ये चना तुलसी जल में भिगोया गया है। दुकानदार ने यही किया। अब ग्राहक बोलने लगे, ओहो, ये चने तो शरीर के लिए भी अच्छे हैं। पांचवा व्यापार कहानी की बिक्री और अंत में वापसी उसी सिक्के पर। शाम को मुल्ला ने 4 लोगों को बिठाया और एक कहानियों का दौर शुरू किया। कैसे एक अंडे ने एक पौधे को जन्म दिया, कैसे पौधे ने पानी को अमृत बना दिया, कैसे उस अमृत से स्वाद बना, और कैसे अब तुम सब मेरी कहानी सुन रहे हो। लोगों ने ताली बजाई। एक कवि बोला, मुल्ला, ये कहानी मैं खरीदता हूं 5 सिक्के में। मुल्ला घर पहुंचा। हाथ में 5 सिक्के, एक पौधा, कुछ चने और 4 लोगों की तालियां। बीवी अवाक, ये सब कैसे हुआ? मुल्ला मुस्कुराया। एक अंडे से, लेकिन असली कमाई थी दिमाग, सब्र और किस्सा। क्योंकि व्यापार पैसे से नहीं, सोच से होता है। गधा खड़ा हुआ और जैसे गर्दन हिलाकर ताली बजाई। सीख जो कहानी से मिली। असली पूंजी सोच और दृष्टिकोण है। छोटे से विचार से बड़ी शुरुआत हो सकती है। व्यापार सिर्फ चीजों से नहीं, भरोसे, किस्से और रचनात्मकता से होता है। मुल्ला की तरह कोई भी एक सिक्का लेकर जीवन बदल सकता है, अगर दिमाग और दिल से काम ले।